मौर्य पढ़ेंगे। मौर्य मतलब मौर्य के समकालीन जो शासक हुए उनके बारे में पढ़ेंगे। और मौर्य शासक के पश्चात, मौर्य काल या मौर्य वंश के पश्चात जो कोई राजवंश आया उसको क्या पढ़ेंगे, छोटे मोटे जो राजवंश आया उसको क्या पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल के रूप में पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल, उत्तर मतलब बाद में, ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में किसके किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, देख लेते हैं। पहला, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे बिंदुसार, किसके बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ेंगे किसके, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे कुणाल के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा पढ़ेंगे दशरथ के बारे में पढ़ेंगे। और छठवा अंतिम शासक बृहदर्थ, बृहदर्थ अंतिम शासक के रूप में इसको पढ़ेंगे, अंतिम शासक, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में पढ़ेंगे, कुणाल के बारे में पढ़ेंगे, दशरथ के बारे में पढ़ेंगे, और बृहदर्थ जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का। तो आप लोग को पता ही होगा मौर्य वंश नंद वंश के राजा घनानंद को हराकर, किसकी सहायता से, चाणक्य की सहायता से हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। एक अखंड नींव कौन रखा था, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पुत्र हुए बिंदुसार, इसके पुत्र हुए बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन, बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, अशोक। बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। याद रखिएगा, बिंदुसार को क्या कहा जाता है, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है। लिख लीजिए, बिंदुसार को पिता का पुत्र, पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही क्या थे, प्रतापी राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। और इसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं मिलता बिंदुसार के बारे में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है पिता का पुत्र और पुत्र का पिता, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, किसको कहा जाता है, बिंदुसार को। इसके बाद अशोक के पुत्र कुणाल के बारे में देखेंगे, दशरथ के बारे में देखेंगे, और अंतिम शासक बृहदर्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। मौर्योत्तर काल में आपका दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, एक देशी शासक, देशी शासक, और एक पढ़ेंगे आपका विदेशी, विदेशी शासक। देशी शासक और विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देशी शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला आपका देशी शासक कौन था, पहला देशी शासक था आपका शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग वंश। अब शुंग वंश के दो प्रतापी राजा के बारे में पढ़ते हैं। एक है आपका पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग, और दूसरा है आपका, अंतिम है आपका देवभूति, देवभूति अंतिम है ये, और ये क्या है आपका संस्थापक है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम शासक कौन था, देवभूति। उसके बाद पश्चात पढ़ते हैं दूसरा वंश, जो देशी शासक कौन है, देशी राजवंश दूसरा आपका कण्व वंश, कण्व वंश पढ़ेंगे। कण्व वंश में दो शासक के बारे में, एक है आपका वासुदेव और दूसरा है आपका सुशर्मा, सुशर्मा, ठीक है। पहला पढ़ेंगे, पहला संस्थापक था ये संस्थापक, और अंतिम सुशर्मा। उसके बाद पढ़ेंगे
सातवाहन, सातवाहन वंश, सातवाहन वंश में संस्थापक इसका देखते हैं सिमुक। ठीक, कहीं कहीं जगह सिमुख दिया है। और अंतिम है इसका प्रतापी शासक है गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके बारे में पढ़ेंगे। विदेशी शासक के बारे में देख लेते हैं। विदेशी शासक के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हिंद यूनानी, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनानी। इंडो ग्रीक, पुलिस वाले में पूछा गया था, इसके पहले जो पुलिस वाला पेपर हुआ था, इंडो ग्रीक, इंडो बैक्ट्रेरियन, इंडो बैक्ट्रेरियन। हिंद यूनानी वंश को अनेक नामों से जाना जाता है, यूनानी, इंडो ग्रीक, इंडो बैक्ट्रेरियन। कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया, ठीक है। प्रतापी शासक, प्रतापी शासक कौन रहेगा इसमें का? प्रतापी शासक मीनांडर, 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 लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखेंगे शक, शक वंश, ठीक है। इसमें का क्या है? ये भी मध्य एशिया से आया था, मध्य एशिया, मध्य एशिया से आए थे इन लोग भी। और इसका प्रतापी शासक है रुद्रदामन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पहलव, पहलव वंश। पहलव वंश में कौन है आपका प्रतापी शासक? ये इसको पार्थियन भी बोला जाता है, पार्थियन, पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये भी मध्य एशिया से आए थे, सॉरी ईरान, ईरान से, ठीक है। इसका प्रतापी शासक है आपका गोदो फर्निस, गोदो फर्निस, गोदो फर्निस, ठीक है। प्रतापी शासक है इसका गोदो फर्निस, प्रतापी शासक, प्रतापी शासक कौन है आपका? गोदो फर्निस। चौथा पढ़ेंगे कुषाण, कुषाण, ये थे एक्चुअल में चीन के थे। इसके संस्थापक प्रतापी शासक देख लेते हैं इसका, प्रतापी शासक कनिष्क। प्रतापी शासक कौन है? एक मिनट रुकेगा, नहीं दिख रहा है क्या? चौथा, चौथा है आपका कुषाण, कुषाण। और कौन है इसका प्रतापी शासक? कनिष्क। ये थे चीन के थे, ठीक। तो इतने को जल्दी से लिख लीजिए, 2 मिनट में इसके बारे में पढ़ाता हूं मैं फटाक से। लिख लीजिए, स्क्रीन कैप्चर नहीं हो रहा होगा तो लिख लीजिए। स्क्रीन कैप्चर होता है क्या इसका? होता है?
शक वंश मध्य एशिया, प्रतापी शासक रुद्रदामन। ठीक है, तो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लिख लिए। अब देखते हैं, देखिए क्या होता है, मौर्य वंश की स्थापना कैसे होती है। आपको तो कहानी मैं परसों बता चुका हूं, किस प्रकार से नंद वंश के एक अत्याचारी शासक, एक घमंडी शासक घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या कर दिया, सर कलम कर दिया। उसके बाद एक अखंड भारत का निर्माण किया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। एक अखंड शासन जो छोटे छोटे राजवंशों में बटा था, ये पूरा भारत उसको एक एक करके क्या किया कर दिया जाता है, एक सशक्त राजवंश का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया जाता है। इसके प्रधानमंत्री कौन थे, चाणक्य। ठीक है, तो याद रखिएगा मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, धीरे धीरे। ठीक है, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। अब इसको मौर्य वंश क्यों कहा जाता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मौर्य वंश, एक तो चंद्रगुप्त के मम्मी के नाम क्या था, उसके माता जी का नाम क्या था, मूरा, उसके नाम से कहा जाता है कि मौर्य वंश पड़ा होगा। या इस जो क्षेत्र में, जो क्षेत्र था यहाँ का मगध के क्षेत्र के आसपास, ठीक है, मोर बहुत ज्यादा क्या मिलते थे, मयूर पक्षी मिलते थे, उसके नाम से क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र के नाम से मौर्य काल कहा जाता है। ये था मौर्य काल, किस प्रकार से इसका नाम पड़ा तो समझ गए आप लोग। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य इसका क्या था, मौर्य काल का संस्थापक था। मौर्य काल का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। इसका एक बेटा हुआ जिसको अमित्रोघात, जिसका कोई शत्रु ना हो, बिंदुसार कहा जाता है, जिसका नाम क्या कहा जाता है, बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त का पुत्र हुआ बिंदुसार, इसी को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता कहा जाता है, बिंदुसार को। उसके बाद उसका एक बेटा हुआ अशोक। ये दोनों बहुत ही ज्यादा प्रतापी शासक थे, चंद्रगुप्त मौर्य और कौन, आपका अशोक, सम्राट अशोक। कहा जाता है कि सम्राट अशोक लगभग पूरे पूरे महाजनपद को क्या कर चुके थे, जीत चुके थे। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगामी क्लास में। अशोक का एक बेटा होता है कुणाल, बोला जाता है कुणाल एक अंधा शासक था। याद रखिएगा कुणाल एक क्या शासक था, अंधा शासक था। और अंतिम रूप से पढ़ेंगे बृहदर्थ। बृहदर्थ, अब कहा जाता है कि इन लोगों ने एक अखंड भारत का, एक अखंड राजवंश का निर्माण किया था। मौर्य काल सशक्त राजवंश का निर्माण किया था चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के द्वारा। लेकिन कहा जाता है कि इसके जो वंशज थे, इसके कहा जाता है कि इसके जो वंशज थे इतने बड़े विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। ठीक है, समझ आ रहा है कि इन्होंने जो अपना क्या किए थे, साम्राज्य विस्तार किए थे इन लोगों ने, तो उसके नीचे के अशोक के बाद को जो नीचे वाला शासक है, उन लोगों ने उस विशाल साम्राज्य को संभाल पाने में क्या नहीं रहे, सक्षम नहीं रहे। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक अंतिम शासक होता है जिसका नाम था बृहदर्थ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य काल का अंतिम शासक किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा बृहदर्थ। कहा जाता है कि बृहदर्थ क्या थे, ज्यादा सक्षम राजा नहीं थे, और इसी का एक सेनापति होता है, इसी का एक सेनापति होता है, इसी का एक सेनापति होता है जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने बृहदर्थ की हत्या करके एक राजवंश का निर्माण किया जिसको बोला जाता है शुंग वंश। ठीक है, अब कहा जाता है कि ये जो मौर्य काल के राजा थे, मौर्य काल के राजा अशोक
मौर्य काल के जो राजा अशोक थे, इन्होंने बौद्ध धर्म को इतना ज्यादा प्रसारित कर दिया था, इतने ज्यादा प्रचार कर दिए थे कि जो ब्राह्मण धर्म है, जो ब्राह्मण धर्म था, वो कहीं ना कहीं क्या पतन के तरफ आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म को देश में ही नहीं विदेशों तक क्या किया, प्रचार प्रसार किया, और क्या किया, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे क्या होता है, आपका ब्राह्मण धर्म नीचे की ओर, पतन की ओर आगे बढ़ने लगता है। और इसी से जो रहता है वृद्धर्थ का सेनापति, कौन, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने वृद्धर्थ की हत्या करके एक ब्राह्मण साम्राज्य की फिर से क्या करती है, क्या करता है, नींव डालता है शुंग वंश का। ठीक है, ये पूरी तरीकों से ब्राह्मण साम्राज्य जो पढ़ेंगे, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश को ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है, ब्राह्मण राजवंश भी कहा जाता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, तो उसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक क्या था, पुष्यमित्र शुंग, जो क्या था, वृद्धर्थ का सेनापति था। अब इसको कमजोर शासक पाकर इसकी हत्या करके शुंग वंश की नींव डाला। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे शुंग वंश के। और अंतिम शासक कौन थे, देवभूति। अंतिम शासक कौन थे, देवभूति शुंग वंश के अंतिम शासक थे। उसके पश्चात आता है कि कण्व वंश। ठीक है, कण्व वंश का संस्थापक वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक क्या है, वासुदेव। याद रखिएगा, इसमें देव पहले आ रहा है, देव पहले है, और इसमें देव बाद में है। तो जो देव पहले आएगा वो पहले राजवंश में रहेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देव पहले आ रहा है तो ये पहले रहेगा, देवभूति पहले रहेगा, उसके बाद देव बाद में आ रहा है तो वासुदेव बाद में रहेगा। तो जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धर्थ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी, उसी प्रकार वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की नींव डाली। ठीक है, इसके अंतिम शासक होते हैं सुशर्मा। सुशर्मा अंतिम शासक होता है, और इसी अंतिम शासक को सिमुक ने हत्या करके सातवाहन वंश की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। ठीक है, इसके प्रतापी शासक बोला जाए, सातवाहन वंश के प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्या है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब यहां पर देखिएगा, ये एक ऐसा राजवंश है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सातवाहन वंश एक ऐसा वंश है जिसमें हम लोग पढ़े थे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, पहले पढ़े थे सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृसत्तात्मक क्या था, समाज था। उसी प्रकार जो सातवाहन वंश है वो भी मातृसत्तात्मक समाज था। इसको कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि मातृसत्तात्मक था, देखिए, सतकर्णी, सतकर्णी राजा का नाम है, लेकिन गौतमी उसके माता का नाम है, गौतमी उसके माता का नाम है। तो प्रत्येक राजा के पहले उसके माताओं का नाम लिखा जाता था, इसी वजह से माना जाता है कि सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। पहले कौन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता से हम लोग को ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थे, मातृसत्तात्मक थे। उसके पश्चात एक और वंश का नाम आता है सातवाहन वंश, जो भी क्या था, मातृसत्तात्मक था। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब देखते हैं कि ये धीरे धीरे क्या हो गए, छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। भारत क्या है, आपका भारत, आपका भारत क्या था, छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था इस प्रकार से। तो क्या होता है, यदि पहले के शासन कैसे था, बहुत ज्यादा सशक्त शासन था, मौर्य वंश बहुत ज्यादा सशक्त था। उसके बाद क्या हो गया, ये सारे राजा छोटे छोटे क्या बोलते हैं शासन में बढ़ गए। तो देखे कि विदेशी लोग देखे कि यहाँ पर हम लोग भी क्या कर सकते हैं, शासन अपना जमा सकते हैं, शासन कर सकते हैं यहाँ जाकर, क्योंकि यहाँ के राजा छोटे छोटे किसमें बटे हैं, साम्राज्यों में बटे हुए हैं। तो विदेशी शासक के बारे में पढ़ते हैं। पहला विदेशी शासक क्या है, देखिए, ये पहला है हिंद यूनानी, दूसरा है आपका शक वंश, तीसरा है आपका पहलव वंश, और चौथा है आपका कुषाण वंश। इसको कई बार क्रम में जमाने के लिए आपके पेपर में दिए गए हैं, क्रम में जमाने के लिए इसको पूछा जाता है।
ठीक है। तो हिंद यूनानी वंश, हिंद यूनानी वंश को यूनानी वंश भी कहा जाता है, इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, इंडो इंडो बैक्टेरियन भी कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको क्वेश्चन पुलिस में पूछा था और आगामी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडो बैक्टेरियन किसको कहा जाता है, इंडो ग्रीक किसको कहा जाता है। और यह वंश हिंद यूनानी वंश कहां से आए थे, आपका मध्य एशिया से आए थे। मैंने पहले भी आपको बता चुका है, इधर इधर सागर है, इधर सागर है, इधर हिमालय की पर्वत है, इस साइड में हिमालय की पर्वत है। तो जो भी इंसान, जो भी पहला आक्रमण हुआ इसी रास्ते से हुआ, कहकर मैंने आपको पहले बता चुका है। ठीक है। तो यहां से इन लोग क्या करते हैं, मध्य एशिया से यहाँ इंटर करते हैं। और इसका प्रतापी शासक कौन था, मिनांडर। याद रखिएगा प्रतापी शासक कौन, इसका मिनांडर था। उसके बाद दूसरे शासक आते हैं शक वंश, दूसरा साम्राज्य एक और आता है शक वंश। कहा जाता है कि शक वंश एक जनजातियों का समूह था, कहा जाता है कि शक वंश एक जनजातियों का समूह था। और उन लोग चारा की खोज में, चारा गाह की खोज में, जो चारे वाले स्थान है उसकी खोज में यहां से इंटर करके कहाँ आए थे, भारत आए थे। और 5 कबीलाओं के रूप में बढ़ गए थे यहीं शासन करने के लिए, जनजातियों के रूप में यहाँ आए थे चारागाह की खोज में, और 5 कबीले के रूप में यहीं बस चुके। और सभी ने अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में क्या करना शुरू कर दिया, शासन करना शुरू कर दिया। और इस प्रकार शक वंश का स्थापना किए। शक वंश कहाँ से आए थे, आपका मध्य एशिया से आए थे। इसका एक प्रतापी शासक हुआ था रुद्रदामन, इसके बारे में कई क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसका प्रतापी शक वंश का प्रतापी शासक कौन था, रुद्रदामन, याद रखिएगा। उसके बाद तीसरा आता है आपका पहला वंश, जिसको पार्थियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पहला वंश को पार्थियन वंश के नाम से भी आपका जाना जाता है। ये कहां से आए थे, ईरान से आए थे। ये भी कहां से आए थे, ईरान से होकर भारत आए थे। ये कहां से आए थे, आपका ईरान से आए थे। इसके प्रतापी शासक, पहला वंश के प्रतापी शासक को क्या बोलते हैं, गोदो फर्निस, गोदो फर्निस। चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वंश है जो कुषाण वंश। कुषाण वंश कहाँ के थे, चीन के थे। कुषाण वंश कहाँ के थे, चीन के थे। जिसके प्रतापी शासक किसको कहा जाता है, कनिष्क। ये तो आपका ट्रेलर है, इसके बारे में एक एक वंश के बारे में विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार, अशोक, इन सब के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे, इसके बारे में, सबके बारे में एक विस्तृत पढ़ेंगे। अभी सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, देखिए मौर्य काल, मौर्य काल पढ़ेंगे। उसके बाद सुंग वंश है। देखिए मौर्य कैसे है, सुक सा, मौर्य कैसा है, मैं लिख देता हूं, एक मिनट। देखिए हिंद यूनानी, ये हिंद यूनानी वंश है, जिसका कौन था, मिनांडर था। शक, शक कौन सा है, दामन में शक नहीं करना है, किसी के दामन में क्या नहीं करना है, आपको शक नहीं करना है, किसी के दामन में शक नहीं करना है, याद रखिएगा। रुद्रदामन आए कौन से वंश के थे, शक वंश। ये क्वेश्चन पूछा गया है, रुद्रदामन कौन से वंश के थे, शक वंश। किसी के दामन में बिल्कुल भी शक नहीं करना है, याद रखिएगा, किसी के दामन में आज के बाद शक नहीं करना है। पहलव, पहलव से याद रखिएगा, पहलवान जो रहता है वो क्या कर देता है, गोदो फर्निस, गोदो फर्निस, फर्निस मतलब क्या है, फिनिश, फर्निस मतलब फिनिश। जो पहलवान रहता है किसी को क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। तो गोदो फर्निस कौन से वंश के थे, आपका पहलव। जो गोदो फर्निस है, पहलवान लोग क्या करते हैं, पहलव वंश मतलब पहलवान लोग क्या कर देते हैं, किसी को भी फिनिश कर देते हैं। तो फर्निश का मतलब है फिनिश, और फिनिश कौन करता है, पहलवान लोग करते हैं, याद रखिएगा। जो फर्निश है तो पहलवान। और अगर आपका है दामन है, रुद्र दामन, तो आपका दामन में किसी का शक नहीं करना है। कुषाण, कुषाण को आप लोग जानते हो, कनिष्क। ठीक है, इतना लिख लिए आप लोग, इतना पढ़ेंगे आगामी। ठीक, मौर्य वंश में एक डेट डाल लीजिए, 321 बीसी से
185 बीसी तक, और मौर्योत्तर में डाल लीजिए 185 बीसी से 300 एडी तक, दोनों में डाल लीजिए। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग मौर्य वंश और मौर्योत्तर वंश के बारे में। मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौर्य, ठीक है, सुख सा, मौर्य कैसे रहता है? सुख सा रहता है, सुख सा रहता है। और नानी क्या करती है? और नानी क्या करती है? शक करती है। नानी शक करती है किस पर? शक करती है, शक करती है किस पर? लव और लव इश्क पर। याद रखिएगा, मौर्य कैसे रहता है? मौर्य कैसे रहता है? सुख सा रहता है। मौर्य कैसे रहता है? सुख सा रहता है। और नानी कैसी करती है? नानी शक करती है किस पर? लव इश्क पर, लव इश्क पर। याद रखिएगा, सबकी नानी शक करती है। ठीक है, मौर्य किसके बारे में पहले पढ़ेंगे? मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? शुंग वंश, शुंग वंश है। उसके बाद क का मतलब है कण्व वंश है। उसके बाद सा का मतलब है सातवाहन वंश है आपका। उसके बाद क्या है? नानी मतलब यूनानी, नानी मतलब यूनानी। उसके बाद शक मतलब शक वंश, शक वंश। उसके बाद लव मतलब पहलव, ठीक है। इसका मतलब कनिष्क, कनिष्क का क्या है? कुषाण। आप लोग को पता है कनिष्क का कौन सा वंश है? कुषाण, ठीक है। मौर्य कैसे रहता है? मौर्य सुख सा रहता है। मौर्य कैसे रहता है? मौर्य सुख सा रहता है। और नानी शक करती है लव पर, इश्क पर। लव मतलब पहला वंश, इसका मतलब कनिष्क। कनिष्क कौन से वंश से था? आपका कुषाण वंश से था। इतना हम लोग को पढ़ना है। मौर्य सुख सा रहता है और नानी क्या करती है? शक करती है किस पर? लव पर, इश्क पर। ठीक है, इतना पढ़ेंगे कल। उसके बाद देखते हैं स्रोत। आखिर हम लोग मौर्य और मौर्योत्तर काल के बारे में जानते कहां से हैं? आखिर जानकारी हमको मिलती कहां से है? उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जानने के स्रोत, जानने के स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जानते कहां से? एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत, एक होता है आपका पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत होता है एक आपका, और एक होता है आपका साहित्यिक। एक होता है आपका पुरातात्विक और एक होता है आपका साहित्यिक। पुरातात्विक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभिलेख, ठीक है। ये अभिलेख होता है तीन रूप में होता है। अभिलेख कितने प्रकार से होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गुफा, गुफा अभिलेख। दूसरा होता है आपका शिला अभिलेख। और तीसरा होता है आपका स्तंभ, स्तंभ अभिलेख। इसके बारे में पढ़ेंगे। अब अभिलेख में पढ़ेंगे अशोक के पहले के अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के पहले के अभिलेख के बारे में।
अभिलेख। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे आपका अशोक के बाद के अभिलेख। अभिलेख। और तीसरा पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख। इन तीनों से ही क्या होता है, मौर्य काल की जानकारी मिलती है। देखिए, गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख क्या होता है, गुफाओं में पहले जमाने में क्या किया जाता था, गुफाओं में क्या अपने वंश की जानकारी या राजाओं के युद्धों का वर्णन किया जाता था, गुफाओं में खोद खोद कर चित्र बनाकर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गुफा अभिलेख कहते हैं। उसी प्रकार शिलाभिलेख मतलब बड़े बड़े पत्थरों में पर क्या किए जाते थे, बाहर में चौराहे पर बड़े बड़े पत्थरों में क्या किए जाते थे, उत्कीर्ण करके राजाओं के बारे में बताया जाता था, उसके क्या बोलते हैं, उसके वीरता के बारे में बखान किया जाता था, लिख लिख कर। उसको क्या कहा जाता है, शिलालेख। शिला अर्थात पत्थर, पत्थर के बड़े बड़े। ठीक है, शिलालेखों में क्या किया जाता था, उत्कीर्ण करके राजाओं के बारे में बताया जाता था, उसके वंशावली के बारे में बताया जाता था, उसके युद्ध के बारे में बताया जाता था। उसको बोलते हैं शिलाभिलेख। गुफा में अगर लिखते थे उसको गुफाभिलेख, बड़े बड़े शिलाओं में लिखते थे उसको शिलाभिलेख। एक होता है स्तंभ लेख। स्तंभ एक पिलर टाइप का होता है, कॉलम टाइप का होता है, इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का रहता है। इसको बड़े बड़े कहाँ किए जाते हैं, चौराहे पर इसको इसको रख कर क्या कर उसमें राजाओं के आदेशों का वर्णन किया जाता था, इसमें भी युद्धों का वर्णन किया जाता था। इस टाइप के क्या होता है आपका स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब एक तो खंभा टाइप का। ठीक है, ये सब पत्थर के ही बने होंगे, लेकिन नाम अलग अलग है। अगर गुफाओं में किया जाता है तो गुफा अभिलेख बोलते हैं। इसी गुफाओं के पत्थर को अगर बाहर के जगह में कर दिए तो उसको शिलाभिलेख कहते हैं, जो गुफा ना हो। और इसी शिला को अगर पीला टाइप का बनाकर, कॉलम टाइप का बनाकर किया जाता है तो इसको स्तंभ अभिलेख कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं अशोक के पहले के अभिलेख। अशोक के पहले के अभिलेख है आपका पीपरहवा। पीपरहवा का कलश अभिलेख लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कलश अभिलेख। पीपरहवा का कलश अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाया गया है। उत्तर प्रदेश में पाए गए पीपरहवा का कलश अभिलेख कहाँ मिला है, जो अशोक के पहले के था, मतलब कौन, उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान पाया गया पीपरहवा का कलश अभिलेख। अशोक के बाद के अभिलेख में आप लोग लिखे रुद्र दामन। अभी जो शक में पढ़े, दामन में शक नहीं कर रहे हैं, याद आया। दामन में शक मतलब रुद्र दामन, शक वंश से रुद्र दामन का, रुद्र दामन का अभिलेख। रुद्र दामन का अभिलेख याद रखिएगा आप, ये संस्कृत का पहला अभिलेख है। भारत में संस्कृत का पहला अभिलेख रुद्र दामन का अभिलेख। क्योंकि जो राजा थे रुद्र दामन वो संस्कृत प्रेमी थे, इसीलिए उसने संस्कृत में युद्ध मौर्यों के बारे में उत्कीर्ण करवाया था, अपने शासन के बारे में उत्कीर्ण करवाया था। तो याद रखिएगा संस्कृत का पहला अभिलेख। कहा जाता है कि अभिलेख की जो अभिलेखों का चलन जो कहाँ हुआ था, अशोक के काल में क्या हुआ, फला फूला था। लेकिन अशोक के पहले में कौन है आपका, पीपरहवा का अभिलेख है। ठीक है, और रुद्रदामन का अभिलेख क्या है, संस्कृत का अगर पहला अभिलेख पूछा जाए तो कौन सा है आपका, रुद्रदामन का अभिलेख है। ठीक है, अब अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख आपको 3-4 लिपियों में पाया जाता है। ठीक है, पहला ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। दूसरा खरोष्ठी, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। तीसरा अरमाइक। ठीक है, ब्राह्मी लिपि है आपका, खरोष्ठी लिपि है आपका, अरमाइक है, और है आपका ग्रीक। ठीक है, लिख लीजिए इसको।
ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, जो अशोक के जितने भी अभिलेख हैं 4 लिपियों में पाए गए हैं। कितने लिपियों में? 4 लिपि में। पहला आपका ब्राह्मी लिपि, दूसरा है आपका खरोष्टी लिपि, तीसरा है अरमाइक और चौथा है ग्रीक या यूनानी। ग्रीक या यूनानी, याद रखिएगा, ग्रीक या यूनानी। देखिए ये ब्राह्मी लिपि है, वो बाएं से दाएं लिखे जाते हैं, बाएं से दाएं हैंड राइटिंग करते हैं, बाएं से दाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोनों को। ठीक है, जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं लिखा जाता है, दाएं से बाएं, याद रखिएगा। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखा जाता है और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखा जाता है, दोनों की याद। अगर आ जाए खरोष्ठी लिपि लिखा जाता है दाएं से बाएं, मध्य से बाएं, मध्य से इधर कहकर, तो हमेशा दाएं से बाएं में। ठीक है, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं और ब्राह्मी लिपि ब है तो बाएं, ब है तो बाएं, और खरोष्ठी को आप जान लोगे कि दाएं से बाएं। ठीक है, पहचान कैसे करोगे? ब्राह्मी लिपि है तो ब है तो बाएं से दाएं लिखा जाएगा, तो खरोष्ठी क्या किया जाएगा? दाएं से बाएं लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, अशोक के जो सर्वाधिक अभिलेख थे, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख, अशोक के सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में पाया गया। प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा में पाया गया। जो अशोक के इतने लिपियों में से ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक और ग्रीक में से सबसे ज्यादा किस में पाया गया है? आपका ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। ठीक है, भाषा कौन था? प्राकृत था। लिपि कौन थी? आपका ब्राह्मी। देखिए जैसे हिंदी क्या है, हिंदी को क्या लिखते हैं? देवनागरी लिपि बोलते हैं हिंदी को, देवनागरी लिपि। उसी प्रकार इसको कौन सा लिपि बोलते हैं? ब्राह्मी लिपि बोलते हैं। लेकिन भाषा कौन सा रहेगा? आपका प्राकृत भाषा रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के अभिलेख को जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को सन 1837 में, ये क्वेश्चन आ चुका है, सन 1837 में क्या किया? पहले बार पढ़ा गया था। जितने भी क्या है अशोक के अभिलेख है, उसको जेम्स प्रिंसेप ने सन 1837 में क्या पढ़ा? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के बारे में पता लगाया। एक्चुअल में जो जेम्स प्रिंसेप है वो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे? अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे, और उन्होंने ही क्या किया? अशोक के अभिलेख जो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि में थे, उसको 1837 में पढ़ लिया कि आखिर उन्होंने लिखा क्या है। और इन्होंने ही अशोक का नाम क्या है? प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, जो देवों के प्रिय, प्रियदर्शी मतलब क्या है? देवों के प्रिय, इस नाम से खोज किया था किसका? अशोक का। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रियदर्शी नाम किसने खोजा था? तो किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप कौन थे? एक अंग्रेज अधिकारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करते थे? काम करते थे। ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज क्या क्या पढ़े? कल साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़े मौर्य के बारे में पढ़े और मौर्योत्तर के बारे में पढ़े। क्या क्या पढ़ना है? क्या कर मौर्य में क्या पढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े, बिंदुसार पढ़े, अशोक पढ़े, कुणाल पढ़े, दशरथ पढ़े, और अंतिम शासक कौन? बृहद्रथ पढ़े। मौर्योत्तर में कौन? सुकसा, सुक मतलब सुंग वंश, सुंग वंश में कौन? पुष्यमित्र सुंग और है देवभूति अंतिम शासक। उसके बाद कण्व वंश में वासुदेव सुशर्मा, वासुदेव शर्मा। इसको याद कैसे रखना है? वासुदेव शर्मा, वासुदेव शर्मा। वासुदेव कौन सा जाति के हैं? शर्मा जाति के वासुदेव शर्मा। मतलब प्रथम कौन है? संस्थापक वासुदेव और अंतिम है सुशर्मा। उसके बाद क्या है आपका? सातवाहन। सातवाहन वंश का प्रथम कौन है? सिमुक ने संस्थापक, सिमुक क्या है? संस्थापक था। और उसका प्रतापी शासक कौन था?
गौतमी पुत्र सतकर्णी, कौन से मातृशतात्मक मैं पढ़ाया हूं। उसके बाद क्या आता है आपका, क्या आता है आपका विदेशी शासक आता है। पहला हिंद यूनानी शासक आता है, उसके बाद शक वंश आता है, शक वंश के बाद पहला वंश आता है, पहलव के बाद क्या आता है आपका कुषाण। तो इसको क्रम में जमाने के लिए कई बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, हिंद यूनानी को यूनानी, इंडो ग्रीक, इंडो बैक्ट्रियन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा तो इसी को पूछेगा, डायरेक्ट हिंद यूनानी नहीं पूछेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है शक वंश। शक वंश को पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है शक वंश के प्रतापी शासक रुद्रदामन के बारे में, क्योंकि रुद्रदामन का एक अभिलेख भी मिलता है। कहाँ है, अशोक के बाद के अभिलेख में रुद्रदामन का अभिलेख मिलता है, इसको याद रखिएगा। संस्कृत का पहला अभिलेख किसने खुदवाया, तो रुद्रदामन में खुदवाया। रुद्रदामन का अभिलेख कहाँ मिला है, गुजरात में मिला है, लिख लीजिए गुजरात, लिख लीजिए यहाँ पर रुद्रदामन का अभिलेख गुजरात में पाया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है रुद्रदामन शक वंश। उसके बाद पहला वंश आया, पहलवान लोग क्या कर देते हैं, फर्निश कर देते हैं या फिनिश कर देते हैं, तो पहलवान गोदो फर्निश। पहला वंश का प्रतापी शासक कौन था आपका, गोदो फर्निश। उसके बाद कुषाण, इसका से आता है आपका कनिष्क, और कनिष्क का क्या है आपका कुषाण वंश से था। इसका ट्रिक मैं क्या बताया था, मौर्य कैसे रहता है, सुख सा रहता है। मौर्य कैसे रहता है, सुख सा रहता है, लेकिन क्या करती है नानी, क्या करती है, शक करती है लव और इसका पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और क्या पढ़े, इसके पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़े। पुरातात्विक स्रोत क्या है, अभिलेख के बारे में, गुफा अभिलेख, शिलाभिलेख और स्तंभ लेख। गुफा अभिलेख क्या है, गुफों में उत्कीर्ण करके, शिला क्या है, बड़े बड़े पत्थरों में उत्कीर्ण करवा के, स्तंभ क्या है, पिलर के रूप में, एक खंभे के रूप में उत्कीर्ण करवा कर, इसको बोला जाता है अभिलेख। ठीक है, तो अशोक के पहले का अभिलेख पिपरहवा का अभिलेख जहां कहाँ पाया गया है, उत्तर प्रदेश में। अशोक के बाद के अभिलेख में कौन सा आता है, रुद्रदामन का अभिलेख, जो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है, कहाँ, गुजरात, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और अशोक के अभिलेख अब पढ़ेंगे। अशोक के अभिलेख कितने भाषाओं में है, कितने लिपियों में है, ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि या यूनानी लिपि भी बोलते हैं। ब्राह्मी लिपि को बाएं से दाएं लिखा जाता है, ब से ब्राह्मी, ब से बाएं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं, याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। और सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अशोक के सर्वाधिक अभिलेख कौन से लिपि में है, तो कौन से, ब्राह्मी लिपि में है। और भाषा कौन सा है आपका, प्राकृत भाषा। अब इसको पढ़ने वाला पहला इंसान कौन था, जेम्स प्रिसेप था। अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला इंसान कौन था, जेम्स प्रिसेप था। कब पढ़ा था, 1837 में। ये क्वेश्चन पूछ चुका है फूड इंस्पेक्टर के पेपर में। ठीक है, तो कैसे रहा आज के क्लास, बताइए कमेंट करके, कमेंट बताइए, जो जुड़े हैं कमेंट करके बताएं। ठीक है, क्लियर था आवाज आज का। ठीक, चलिए ठीक है, कल देखते हैं हम लोग क्लास। ठीक है, कल पढ़ेंगे मौर्य वंश की विस्तृत चर्चा करेंगे। कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।